IAS एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है ना। देखिए बच्चों, जो SSC के एग्ज़ाम है ना, जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है, तो उस पर्पज़ से जो SSC के ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो मल्टीटास्किंग के हों 10+2 है ना, स्टेनो के हों, स्टेनोग्राफर वाले, ये SSC CGL के हों, है ना, उन क्वेश्चन को जो है सोल्व कराएंगे। ठीक है, आज उसकी पहली क्लास है। तो अगर ये जो मैं आपको बताऊंगा, आपको पढ़ाएंगे हम लोग, अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए यूज़फुल हैं, है ना, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट्स करें, लिखें उसके बारे में, आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं 2019 में, 2018 में, 2017 में, 2016 में, है ना, विगत लगभग पीछे के जितने भी सेट होंगे, है ना, उन सभी SSC के क्वेश्चन पेपर को सोल्व कराया जाएगा, केवल GS के, है ना। अगर आपको वो आपको बहुत मदद करेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर जो सोल्व कराऊंगा, ठीक है, तो उनकी थोड़ी डिटेल कराएंगे हम, है ना, और डिटेल के आधार पर जो है आगे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी उनमें। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो उनके जवाब आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखें। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उनके नोट्स बनाएं, उन्हें याद करें, और जो क्वेश्चन पेपर, आगामी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, उसमें आपकी बहुत मदद करेंगे ये। ठीक है, तो चलते हैं केवल SSC के बारे में, है ना। SSC एग्जाम, तो बेटा हमारा पहला सवाल है, ये क्वेश्चन पेपर है मेरे पास में, उसका पहला सवाल है, आप थोड़ी कोशिश करिए मेरे साथ जुड़ने की, थोड़ी मदद मुझे आपकी चाहिए, है ना। आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठें, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिख पाऊँगा, मैं क्वेश्चन बोलूँगा, उसके ऑप्शन बोलूँगा, ठीक है, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, लिखते रहिए मेरे साथ, कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और लिखते रहिए मेरे साथ, है ना। पहला सवाल है कि जे टॉमसन को खाली जगह है की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये SSC ने 2019 में क्वेश्चन पूछे हैं, है ना। एक सेट था, वो सेट मैंने लिया है, उसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। दोबारा क्वेश्चन बोल लिया हूँ मैं, ध्यान से सुनना। जे टॉमसन को रिक्त स्थान है की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है प्रोटॉन, दूसरा विकल्प है इलेक्ट्रॉन, तीसरा विकल्प है न्यूट्रॉन, चौथा विकल्प है पॉजिट्रॉन। लगाइए, जवाब ढूंढिए इसका। तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉन। जे टॉमसन ने खोज करी थी इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग क्वेश्चन पहला जो है अपना, है ना, हम जानना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के बारे में देखिए, पहली बार जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे टॉमसन ने। जे टॉमसन ने किसकी खोज करी थी बेटा? इलेक्ट्रॉन की। जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, और इसी खोज के लिए जे टॉमसन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। क्लियर होगी बात? चलिए और जानकारी लेते हम। जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है,
तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19। आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलम। तो ये पूछ सकता आपसे कि इलेक्ट्रॉन एक परमाणु का कण है कैसा, धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन है, या इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो देखिए बेटा, मैंने इसके सामने चिन्ह लगाया है माइनस का, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। क्लियर हो गई बात। और उस पर कितना आवेश होता है, -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम का। ठीक। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये पूछा है एसएससी ने एग्जाम में। और द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बेटा 9.1 गुणा 10⁻⁻28 10⁻⁻31 kg। अगर किलोग्राम में पूछता है तो -31 पावर आएगी, या एक एग्जाम में उसमें ने ग्राम में पूछा है तो ग्राम में हो जाएगा 9.1 गुणा 10 की पावर 3 पावर कम कर लो, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो -28 ग्राम। एक एग्जाम में पूछा है। एक एग्जाम में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बेटा 0.005486 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान संहिता एटॉमिक मास यूनिट, ये भी पूछा गया है। अगर एटॉमिक मास यूनिट में पूछेगा तो 0.000486, और ग्राम में पूछेगा तो 9.1 गुणा 10⁻⁻28 kg, और बेटा किलोग्राम में पूछेगा तो 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। एक सवाल और, जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा कण है, तो इलेक्ट्रॉन एक परमाणु कण है, और कैसा कण है बेटा, स्थायी। ये इलेक्ट्रॉन स्थायी कण है। स्थायी कण का मतलब है ये प्रत्येक परमाणु में उपस्थित रहता है, प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन अवश्य होता है। एक और अंतिम सवाल, इलेक्ट्रॉन करते क्या हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, ये भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है। तो हमारा जो सवाल था वो सवाल ये था कि जे थॉमसन को किस खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना। प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, पॉजिट्रॉन के लिए। तो हमारा सही जवाब था इलेक्ट्रॉन, और हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में और भी जो जानकारी थी वो अपने इस स्टेप में ले ली। अगला कभी क्वेश्चन एसएससी का पूछेगा, अगले सेटों में जब आएगा, तो मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको जानकारी नहीं दूंगा। यही जानकारी इलेक्ट्रॉन की आपको आखिर तक काम आएगी। ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछे गए, द्रव्यमान पूछा गया, आवेश पूछा गया इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है। तो आप इतनी जानकारी अगर ले लेते हैं तो एसएससी का कोई भी क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन से संबंधित अगर आता है तो गलत नहीं होगा। ठीक है। और आपको मिलेगा फिर वो। ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, लिखिए मेरे साथ, लिख रहे हैं ना, चलिए लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक मेटेलॉइड है, मेटलॉइड है। दोबारा बोलता हूं मैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक मेटलॉइड है। ऑप्शन बोल रहा हूं मैं, ऑप्शन लिखिए आप। पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है बिस्मथ, तीसरा ऑप्शन है टिन, चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। दोबारा लिखिए, दोबारा सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है बिस्मथ, तीसरा ऑप्शन है टिन, चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में। ढूंढिए इसका जवाब। तो इसका सही जवाब है सिलिकॉन। क्या जवाब है इसका? सिलिकॉन।
ठीक है। सिलिकॉन जो है मेटलॉइड है, सिलिकॉन ही नहीं है, 6 तत्व मेटलॉइड होते हैं, है ना। तो देखिए जो दूसरा सवाल है अपना, है ना, दूसरा सवाल है अपना, सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेटलॉइड है। पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन बोला था मैंने बिस्मथ, तीसरा ऑप्शन है टिन, चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। इसका सही जवाब है सिलिकॉन। देखिए एक शब्द आता है, हिंदी में कहते हैं उपधातु, अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है मेटलॉइड। मेटलॉइड स्पेलिंग होती है METALLIOD, METALLIOD, मेटलॉइड, है ना। अब सवाल अपना ये है कि भाई मेटलॉइड होते क्या हैं। इन्हें कहते हैं उपधातु। तो तुमने सुना होगा केमिस्ट्री में, एक होती है धातु, एक होती है अधातु और एक होती है उपधातु, है ना। जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उपधातु कहते हैं, है ना। तो उपधातु में क्या है, इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, दोनों के गुण होते हैं, है ना। 6 तत्व उपधातु हैं। वो 6 तत्व उपधातु कौन कौन से हैं, है ना। 6 तत्व उपधातु कौन कौन से हैं, उनके एग्जाम्पल हम देख लें, उनके उदाहरण हम देख लें, ताकि अगले एग्जामों में क्वेश्चन ना जाए, ठीक है। तो पहला है सिलिकॉन, बोरान, जर्मेनियम। सिलिकॉन मेटलॉइड होता है ना। आप जानते हैं सिलिकॉन के बारे में, कंप्यूटर चिप बनी होती है इसी की, सिलिकॉन की। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। सिलिकॉन अर्धचालक होता है, कंप्यूटर चिप बनी होती है उसकी, है ना। इसी सिलिकॉन का इस्तेमाल जो है ना, इसी सिलिकॉन का इस्तेमाल जो है ना, सौर ऊर्जा में करते हैं, सोलर सेल बनाने में करते हैं हम, सोलर सेल बनाने में करते हैं। तो सोलर सेल में सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, कंप्यूटर चिप्स बनाई जाती है ना। ऐसे ही देखिए मेटलॉइड में बोरान भी मेटलॉइड है। ऐसे ही देखिए जर्मेनियम भी मेटलॉइड है ना। ऐसे देखिए टेलुरियम आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक भी है ना। टेलुरियम है और एंटीमनी है, टेलुरियम है, टेलुरियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, जर्मेनियम, बोरान और सिलिकॉन, ये 6 जो हैं मेटलॉइड हैं। अर्थात इनके गुण जो हैं वो धातु और अधातु दोनों के समान होते हैं। तो केमिस्ट्री में हम लोग सब जानते हैं कुछ धातुएं होती हैं, सोडियम है, लोहा है, सोना है, चांदी है। अधातु होती हैं, कार्बन है, फास्फोरस है ना, सल्फर है, अधातु हैं। और भी हैं, गैसें सब अधातु होती हैं, है ना, चाहे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, किसी की बात कर लें हम। और कुछ होती हैं अधातु। तो यहाँ से सवाल क्या, देखिए अधातु मतलब मेटलॉइड, है ना। अधातु होती कौन सी हैं, अंग्रेजी वर्ड पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अंग्रेजी वर्ड में ही पूछा उसने, अंग्रेजी के फॉर्म में पूछा उसने, है ना। इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, ठीक। 6 अधातु हैं, सिलिकॉन 1, बोरान 2, जर्मेनियम 3, एंटीमनी 4, आर्सेनिक 5 और टेलुरियम 6। ये 6 जो हैं अधातु हैं। अगर किसी
एसएससी के अन्य एग्जामों में अधातु से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सही जवाब दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल है अपना कि वाडियार वंश ने निम्न में से किस स्थान पर शासन किया। वाडियार वंश ने निम्न में से किस स्थान पर शासन किया। लिखिए मेरे साथ बेटा, खाली ना बैठें, लिखें, है ना। वाडियार वंश ने निम्न में से किस स्थान पर शासन किया। पहला ऑप्शन है गुवाहाटी, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन है जबलपुर, चौथा ऑप्शन है मैसूर। क्वेश्चन और ऑप्शन दोबारा सुन लें। वाडियार वंश ने निम्न में से किस स्थान पर शासन किया। पहला ऑप्शन है गुवाहाटी, दूसरा है पटना, तीसरा जबलपुर और चौथा है मैसूर। ढूंढिए जवाब। वाडियार वंश, दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, है ना। वाडियार वंश, देखिए वाडियार वंश ने जो शासन करा है वो मैसूर में करा है, मैसूर पर शासन करा है ना। तो पहला सवाल ये है अपना, वाडियार वंश की स्थापना कब हुई थी। वाडियार वंश की स्थापना, तो वाडियार वंश की स्थापना हुई थी 1399 में, है ना। वाडियार वंश का जो संस्थापक था है ना, उसका नाम था यदुयार ओडियार। या वाडियार। और वाडियार वंश की जो राजधानी है ना, कैपिटल है उनकी, तो पहली राजधानी जो थी उनकी वो थी, पहली कैपिटल जो थी वो मैसूर थी। मैसूर, है ना। आप सब जानते हैं मैसूर का सुल्तान टीपू सुल्तान, आप सभी को पता है। मैसूर में हमारा एक खाद्य अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान भी मैसूर में है ना। और दूसरी राजधानी जो थी वो श्रीरंगपट्टनम, है ना। तो मैसूर साम्राज्य का नाम है, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम, ये क्वेश्चन पूछा गया कि टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम क्या था, तो श्रीरंगपट्टनम। एसएससी ने दूसरा सवाल पूछा था यहीं से कि श्रीरंगपट्टनम जो है ना, वो किस नदी के डेल्टाई क्षेत्र में बसा था। तो कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में, है ना, श्रीरंगपट्टनम बसा हुआ था, ठीक है, जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ठीक, तो मेरा जो सवाल था, एसएससी का जो सवाल था, अब की बार अगर कोई क्वेश्चन वाडियार वंश से पूछता है तो मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन बनते हैं, है ना। आप अच्छे से पढ़ लें, यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको मिल जाएगा और आपका सवाल जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। चौथा सवाल, चौथा क्वेश्चन, मेरी बातों को सुने, याद रखें, है ना। लिंक करने की मैं कोशिश करता हूँ, जोड़ने की कोशिश करता हूँ, आप भी जुड़ते रहें, चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 में कलकत्ता में ... की गई। लिखो बेटा मेरे साथ, लिखो क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 में कलकत्ता में ... की गई। मतलब पूछ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, किसके द्वारा। ऑप्शन है पहला, बी के चिप
लूनरकर, पहला ऑप्शन वी के लिखो, बी के चिप लूनरकर। दूसरा ऑप्शन आनंद मोहन बोस। तीसरा शिशिर कुमार घोष। चौथा बदरुद्दीन तैयब जी। लगाइए आप सवाल का जवाब, ढूंढिए। भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसे हम भारत सभा भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब है आनंद मोहन बोस। ठीक है, चलिए देखो, बड़े अच्छे पॉइंट बनते हैं यहाँ से, बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ की, है ना, इसी को भारत सभा भी कहा गया, भारत सभा कहा गया। पहला सवाल यहाँ से बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई है 1876 में। पहला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। तो वो हुई थी बेटा कलकत्ता। तीसरा सवाल, इसके संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ के संस्थापक में दो नाम आते हैं, है ना। एक तो नाम आता है आनंद मोहन बोस, जो हमारे ऑप्शन में था, आनंद मोहन बोस। और बेटा दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा जो आता है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या नाम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, अब देखिए एक और खास क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत शानदार सवाल है। सवाल ये है कि भारत की पहली राष्ट्रवादी संस्था कौन सी थी। भारत की पहली राष्ट्रवादी संस्था पूछता है सवाल, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं थी। भारत की पहली राष्ट्रवादी संस्था भारतीय राष्ट्रीय संघ था, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है, जो आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था, अगर पूछता है सवाल का जवाब, तो आपको लिखना है भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ, है ना। भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था का नाम बताइए, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। और मैं आपको बता दूं नॉलेज के बारे में, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार एग्जाम में पूछा जा सकता है आने वाले टाइम में, हो सकता है नेक्स्ट में मिल जाए आपको, है ना। सवाल ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता ही है 1885 में हुई थी। 1876 में भारतीय राष्ट्रीय संघ बना था। भारतीय राष्ट्रीय संघ को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में विलीन कर दिया गया, है ना। मतलब बाद में संस्था जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गई, है ना। तो याद रखें, बाद में यह संस्था, बाद में यह संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गई, है ना। बहुत शानदार सवाल है बेटा, है ना। भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसको भारत सभा कहते हैं हम, उसकी स्थापना कब हुई थी। पहला सवाल 1876 में। कहाँ हुई थी, कलकत्ता में। किसने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने करी थी, है ना। भारत की पहली राष्ट्रवादी संस्था कौन सी है, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ है या भारत सभा है। और इसका विलय किस में हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अगला सवाल है
है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, देखिए अगला सवाल है, टाटा आयरन, मेरे साथ लिखो बेटा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को बोलते हैं, TISCO, टिस्को की स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा की गई। दोबारा मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन लिख लें आप। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा की गई। कब की गई? पहला ऑप्शन लिखें 1911 में, दूसरा ऑप्शन है 1907 में, तीसरा ऑप्शन है 1913 में, चौथा ऑप्शन है 1919 में। जवाब लगाइए आप। हम बात कर रहे हैं टिस्को की। टिस्को है ना, तो टिस्को की स्थापना जो है वो 1907 में हुई है। 1907 में टिस्को की स्थापना हुई है। टिस्को से संबंधित और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए है ना, जो टिस्को है उसका पूरा नाम क्या बेटा? टिस्को का पूरा नाम, फुल फॉर्म, तो टिस्को का पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को हम शॉर्ट रूप में कहते हैं टिस्को। दूसरा सवाल, टिस्को की स्थापना। टिस्को की स्थापना हुई थी बेटा 1907 में। तीसरा सवाल, तीसरा क्वेश्चन, टिस्को के जो संस्थापक हैं जिन्होंने स्थापना करी थी, है ना, उनका नाम है दोराबजी टाटा। चौथा सवाल, टिस्को की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो एक गांव था साक्ची, बाद में चलकर इसी को नाम दिया गया था जमशेदपुर। जमशेदपुर है ना, इसी जमशेदपुर से क्वेश्चन बनते हैं। जमशेदपुर को हम क्या कहते हैं? भारत का पिट्सबर्ग या भारत की इस्पात नगरी। ठीक है, और ये जमशेदपुर जो है बेटा वो पड़ता है झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। अब चूंकि ये प्लांट है आयरन का, लोहे का, स्टील का प्लांट है ना, तो जो कोई प्लांट लगता है, कंपनी लगती है, तो सब पानी की आवश्यकता होती है ना। तो जल की पूर्ति कहाँ से होती है बेटा? जल की पूर्ति, ठीक है, तो जल की पूर्ति होती है स्वर्ण रेखा नदी से। स्वर्ण रेखा नदी से पानी की पूर्ति होती है। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जमशेदपुर जो है वो किस नदी के किनारे पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर बसा हुआ है जमशेदपुर। जब स्टील का कारखाना लगा, है ना, तो कारखाने को चलाने के लिए कोयले की ज़रूरत हुई होगी, है ना। इस कारखाने को चलाने के लिए कोयले की आवश्यकता पड़ी होगी। तो इस संस्थान को, या आप ये कह सकते हो कि इस प्लांट को कोयले की पूर्ति कहाँ से होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो कोयले की पूर्ति कहाँ से होगी बेटा? कोयला कहाँ से मिलता है? ठीक, तो कोयला मिलता है झरिया से, ज़्यादातर झरिया है झारखंड में, ठीक है ना। प्लस अगर और ज़रूरत पड़ती है तो रानीगंज से,
और बेटा रानीगंज आता है पश्चिमी बंगाल में। क्लियर होगी बात, है ना। मैं आपको और बता दूं, यहाँ से बड़े शानदार सवाल बनते हैं दोनों। भारत में कोयले की पहली खान रानीगंज, भारत में कोयले की पहली खान जो थी वो रानीगंज थी, और रानीगंज कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। दूसरा सवाल, भारत में कोयले की सबसे बड़ी खान, सबसे पहली खान है रानीगंज, सबसे बड़ी खान है झरिया। भारत में कोयले की सबसे बड़ी खान जो है वह है झरिया, और झरिया कहाँ है? झारखंड में, है ना। अगला सवाल ये बन सकता है यहाँ से कि टिस्को को चलाने के लिए, अरे भैया आयरन की ज़रूरत पड़ेगी ना, लोहे की, तो लोहा कहाँ से मिलता है? लोहा कहाँ से लाते हैं? तो लोहे की पूर्ति कहाँ से की जाती है ना। तो नोआमुंडी प्लस बादाम पहाड़, ठीक है। ये जो नोआमुंडी है तो झारखंड का है, ठीक है ना। झारखंड में लोहे की खान है जिसका नाम है नोआमुंडी। बादाम पहाड़ पड़ता है उड़ीसा में, है ना। तो बादाम पहाड़ है उड़ीसा में, ठीक है। और इन दोनों ही खानों से जो लोहा निकलता है वो निकलता है हेमेटाइट लोहा, ठीक है। कौन सा लोहा? हेमेटाइट लोहा। अब सवाल ये है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है ना, वो किस क्षेत्र में काम करती है? क्षेत्र का मतलब ये है कि ये सरकारी प्लांट है या प्राइवेट है। तो प्राइवेट है बेटा, निजी क्षेत्र में काम करती है ना। इसका क्षेत्र है निजी क्षेत्र, मतलब प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। अगला एक सवाल और बन सकता है कि जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है ना, वो किस बंदरगाह का इस्तेमाल करती है? किस बंदरगाह का वो इस्तेमाल करती है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी? तो वह कलकत्ता बंदरगाह, निकटतम बंदरगाह जो है इसका वो कलकत्ता बंदरगाह है, कलकत्ता पोर्ट है, हुगली वाला पोर्ट है ना। तो क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे देखिए। टिस्को का पूरा नाम क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। दूसरा सवाल है टिस्को की स्थापना कब हुई थी? पूछा हुआ भी देखो अभी, है ना, 1907 में। टिस्को के संस्थापक कौन हैं? दोराबजी टाटा, है ना। टिस्को किस स्थान पर लगाई गई थी कंपनी? ये प्लांट लगा था साक्षी गांव, जो बाद में जमशेदपुर कहा जाने लगा, झारखंड में। भारत का पिट्सबर्ग या भारत की इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। इस प्लांट को जल की सप्लाई कहाँ से होती है बेटा? स्वर्णरेखा नदी से। कोयला कहाँ से लाते हैं हम? तो झरिया, जो कि भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है, झारखंड में है। रानीगंज, जो कि भारत की कोयले की पहली खान है, कहाँ से? पश्चिमी बंगाल से, है ना। और लोहा कहाँ से लाते हैं? नोआमुंडी झारखंड, और बादाम पहाड़ उड़ीसा से, है ना। कैसे सेक्शन में काम करती है? निजी क्षेत्र में। और बंदरगाह, कौन से बंदरगाह का इस्तेमाल करती है ये कंपनी प्लांट? तो कलकत्ता बंदरगाह, हुगली नदी पर है, ठीक है, नदी बंदरगाह है वो। अगला क्वेश्चन, देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन जो अपना बेटा अगला क्वेश्चन है, किस ठोस अवस्था में गैस को शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है? क्वेश्चन लिख लो, बोलता हूँ मैं। किस ठोस अवस्था में गैस को शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है ऑक्सीजन। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन।
तो आप सबको पता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है ना। तो इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कुछ बातें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जान लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ बड़े अच्छे सवाल आगामी एग्जाम में आ सकते हैं बेटा।